नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे छंद का दूसरा भाग। हिंदी में छंद को हम लोगों ने जाना था और छंद का परिभाषा, छंद क्या है, छंद के चरण, छंद के पद, ये सब हम लोगों ने, पंक्ति क्या है, ये सब जाना था। अभी इसके कुछ शेष भाग हैं, इनको देखेंगे। जैसे कह रहा है क्रम। क्रम क्या होता है? वर्ण या मात्रा का, ठीक है, जो व्यवस्था बताता है वो क्या होता है? क्रम होता है। अब कह रहा है तुक। देखिए, तुक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। तुक किस में तुकांत है, किस में अतुकांत है, ये सब पूछ लेता है। तो छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो छंद दिया रहता है उसका जो चरण जब खत्म होता है तो उसमें एक जो व्यंजन या स्वर मिलता है, वही दूसरे जो उसके विषम चरण होते हैं उसमें स्वर या व्यंजन के समान रूप में, जैसे वहां व्यंजन मिल गया तो यहाँ भी वही व्यंजन मिलेगा, स्वर मिल गया तो वही स्वर मिलेगा। तो ये सब क्या होगा? तुकांत। यदि नहीं मिलता है तो अतुकांत। देखिए, कह रहा है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। यहां देखिए राखिए, ये यहां आ रहा है रहीमन पानी राखिए, ये यहां आ रहा है। फिर देखिए इसका विषम वाला कहेगा तो पानी गए न उबरे, ए, यहां भी ए आ रहा है, ठीक है। तो विषम वाले में इसका स्वर वाला मिल रहा है। उसी तरह देखिए कह रहा है बिन पानी सब सुन। देखिए यहां न मिल रहा है व्यंजन के रूप में। उसी तरह इसके चौथे चरण में या सम चरण में क्या कह रहा है? मोती मानुष चुन। तो यहां न मिल रहा है तो इसमें क्या है? तुकांत है। तो देखिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। तो देखिए यहाँ न मिल रहा है तो ये व्यंजन के रूप में है न, तो यहाँ इसका क्या है? तुकांत होगा। तो क्या ये तुक वाला शब्द है, तुक वाला छंद है। अब देखिए फिर पूछता है छंद में यति क्या होता है। तो छंदों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ समय के लिए, छंद क्या, छंद हो, काव्य हो, कुछ भी हो, तो जो हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते समय कुछ समय के लिए विश्राम करते हैं। तो उसके लिए पूर्ण विराम या अर्ध विराम, अल्प विराम, इस तरह का हम आपको विराम चिन्हों में बता चुके हैं। तो क्या होता है कि जब छंद को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय बीच बीच में रुकना पड़ता है। तो जहां रुकते हैं उन्हीं स्थानों को, उन्हीं विराम स्थलों को क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। अब प्रत्येक चरण के अंत में यति होता है। जब प्रत्येक चरण का अंत जो होगा तो वहां यति होगा। हम आपको चरण बता दिए थे। देखिए रहीमन पानी राखिए, तो राखिए यहाँ चरण का अंत हो रहा है तो यहाँ क्या हुआ? यति है। यहाँ क्या होगा? यति है। उसी तरह यहाँ सुन है तो यहाँ भी यति है। जितना चरण होगा उतना यति होगी। अगला है गति। गति का नाम से ही लग रहा है कि लय। तो गति का अर्थ क्या है? लय। छंदों को पढ़ते समय मात्राओं के लघु या दीर्घ होने के कारण जो विशेष स्वर या लहर उत्पन्न होती है उसे क्या कहेंगे? लय या गति कहेंगे। अब गण। गण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे हम पिछली कक्षा में आपको बताए थे कि मात्रा गिन के और हम ये बता पाते हैं कि ये दोहा है, सोठा है, रोला है, छप्पय है या बरवय है, कुंडलिया है। उसी तरह ये जो गण है ये परीक्षाओं में पूछ लेता है। जैसे दे देगा सरोज, सरोज दे देगा और पूछ लेगा, जैसे मान लीजिए सरोज दे दिया, सरोज ऐसे दे दिया, पूछ लिया किस गण का है। तो या तो आपको उसका एक लिस्ट होता है, उसको रटना पड़ता है। 8 गण होते हैं, उनको रटना पड़ता है, या एक ट्रिक है उससे आप जान पाएंगे। तो उसको हम आगे बताएंगे।
जैसे मान लीजिए सरोज है, सरोज में एक हो गया, रो का मात्रा है तो यहाँ गुरु हो गया, यहाँ एक हो गया, तो ये वाली जो उस लिस्ट में होगी वो क्या हो जाएगा, सरोज का गण हो जाएगा। तो देखिए ये लिस्ट में क्या हो जाएगा, जगण हो जाएगा। इसको हम अभी विस्तार से आपको बताएंगे। तो देखिए गण क्या करता है, गण 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अब देखिए जब गण होगा वहां केवल और केवल 3 वर्ण ही होगा, और 3 वर्णों में भी ये 8 अक्षर ही दिखेंगे। या तो य दिखेगा पहले, या तो म दिखेगा पहले, नहीं तो दिखेगा पहले, नहीं तो र दिखेगा पहले, नहीं तो ज दिखेगा पहले। मतलब पहला अक्षर ये जितना भी है भ न स, ये पहला अक्षर यही दिखेगा उसमें। ठीक है, तो कह रहा है 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गण में 3 वर्ण होते हैं, ना उससे अधिक होगा ना उससे कम होता है। लघु और गुरु के नियत क्रम को 3 वर्णों के समूह को क्या कहेंगे, गण कहते हैं। गणों की संख्या 8 होती है। हम अभी बताए हैं आपसे कि गणों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। तो देखिए एग्जाम में दे देगा ऐसे कि पंकज में कौन सा गण है, सरोज में कौन सा गण है, ऐसे परीक्षा में दे देगा। कई बार तो ये वाली मात्रा दे देती है और कई बार मात्रा पूछ लेता है, तो मात्रा लगाने के लिए बताएं तो वहां से मात्रा आप काउंट करके लिख लेंगे। लेकिन कई बार ये जब गण पूछ देगा तो ये लिस्ट में किस में आता है ये गण, ये जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो आप लिस्ट को याद कीजिए, नहीं तो ट्रिक से इसको निकाल लीजिए। तो हम आपको बताएंगे, आराम से आप निकाल लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आप देखते हैं कैसे गण निकाला जाता है या कैसे चिन्ह का पता करते हैं। कैसे कोई शब्द दे देगा तो हम लोग उसका गण बताएंगे, ये सब चीज आइए देखते हैं। इसमें आपको लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। आपको बस केवल इतना याद रखना है, या माता भानसा या माता राज भानसा लगा, बस इतना ही याद करना है, या माता राज भानसा लगा। ठीक है, तो देखिए एक तरफ आप गण लिख लीजिए और दूसरे तरफ आप चिन्ह लिख लीजिए। जैसे यहां हम एक तरफ गण लिख लेते हैं और दूसरे तरफ यहां गण लिख लेते हैं और दूसरे तरफ चिन्ह लिख लेते हैं। अब आपको देखना है पहला अक्षर क्या है, यह है, यह ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, म है, म लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, त है, त लिख दीजिए। उसके बाद र लिख दीजिए। उसका अगला क्या है, ज है, तो ज लिख दीजिए। उसका अगला क्या है, भ है, तो भ लिख दीजिए। उसका अगला न है तो न लिख दीजिए। उसका अगला स है तो स लिख दीजिए। अब देखिए 8 गिन लीजिए, 8 होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसके पीछे गण लगाते जाइए आप। देखिए गण लगा दीजिए सबके पीछे, अब गण लगा दीजिए। अब देखते जाइए क्या हो रहा है। यह गण हो गया, फिर मगड़ हो गया, फिर तगड़ हो गया, फिर क्या हो गया, रगड़ हो गया, फिर भगड़ हो गया, फिर क्या हो गया, नगड़ हो गया, अगला और लास्ट क्या हो गया, सगड़ हो गया। अब इनका चिन्ह निकालना है। चिन्ह निकालना है तो बहुत सिंपल है, हम आपको मात्रा निकालने के लिए बताए हैं। बस वही मात्रा आप लिखते जाएंगे और आपका ये होता जाएगा। देखिए य पे 1, मा पे दीर्घ के लिए, गुरु के लिए 2 और ता पे 2। तो देखिए 3 को ही हम लोग पकड़ेंगे, केवल 3 को ही पकड़ेंगे और इधर से छोड़ते जाएंगे और उधर से
तीन हम बताएंगे आपको गण में कितना वर्ण होता है, 3 वर्ण होता है, तो 3 वर्ण ही पकड़ेंगे। तो देखिए यगण के लिए ये हो जाएगा लघु दीर्घ दीर्घ। अब यह को छोड़ देंगे, यह को यहां से छोड़ देंगे, तो अब म से लेके और यहां तक जाएंगे। यहां 3 पूरा हो रहा है तो म से यहां तक जाएंगे। तो अब मगड़ के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहां भी दीर्घ हो जाएगा, तो तीनों दीर्घ हो जाएगा मगड़ में, तीनों गुरु हो जाएगा। अब म को छोड़ देंगे तो यहां तो से बढ़ेंगे आगे और ज्यों तक जाएंगे। तो देखिए म वाला छोड़ दिए तो यहां गुरु गुरु फिर लघु। तो देखिए गुरु गुरु लघु। और ये कौन वाला है, देखिए तो से शुरू हो रहा है तो तगड़ वाला हो गया। अब देखिए तो वाला खत्म करेंगे इस, तो यहाँ एक आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भ तक जाएंगे और यहाँ र से शुरू करेंगे। तो अब देखिए गुरु लघु फिर यहाँ भा में गुरु, तो ये र वाला हो जाएगा। रगड़ वाला क्या हो जाएगा, गुरु लघु गुरु। तो गुरु लघु गुरु। अब देखिए ये रगड़ वाला हो गया तो र वाला छोड़ देंगे, फिर ज से शुरू करेंगे, ज से शुरू करेंगे तो ज से लेके और न तक जाएंगे। तो क्या हो जाएगा लघु गुरु लघु। अब देखिए र वाला हो गया था, अब जगड़ ज वाला, तो लघु गुरु लघु। अगला है, अब एक इधर से मिटा दिए तो अब एक इधर बढ़ेंगे, यहां 100 तक पहुंचेंगे यहां भ से। तो देखिए अब भगड़ से भ से शुरू होगा तो भगड़ होगा। तो देखिए यहां 100 पे एक लगेगा तो ये हो जाएगा गुरु लघु लघु। तो देखिए भगड़ में गुरु फिर लघु फिर लघु। अब भ खत्म हो गया, भगड़ खत्म हो गया, तो अब फिर न से शुरू करेंगे, न से शुरू करेंगे ल तक जाएंगे। अब देखिए लघु लघु और ल भी लघु है। तो देखिए नगड़ में क्या हो जाएगा, तीनों लघु हो जाएगा, लघु लघु लघु। फिर अगला है न से हट जाएगा, फिर ये सगड़ पे जाएंगे तो स से शुरू होगा और गा तक जाएगा। तो देखिए सब पहला है लघु, फिर ल क्या है लघु और गा जो है दीर्घ हो जाएगा या गुरु हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा लघु लघु और गुरु। देखिए अब जब भी कुछ कहेगा कि इसमें कौन सा गण है तो आप बता पाएंगे। जैसे हम कर दिए पंकज में कौन सा गण है। अब देखिए पंकज में आपको गण निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा, यहाँ लघु लघु। अब देखिए गुरु और लघु लघु कहाँ है, तो गुरु और लघु लघु, तो पंकज में कौन सा हो जाएगा, भगड़ हो जाएगा, भगड़ हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए हम कहें मनोज में कौन सा है, मनोज में बताइए गण कौन सा है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ क्या हो जाएगा लघु हो जाएगा, यहाँ गुरु हो जाएगा, यहाँ लघु हो जाएगा। तो देखिए लघु गुरु लघु, देखिए कहाँ है लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, तो इसमें क्या हो जाएगा जगड़ हो जाएगा। ठीक है। मनोज में कौन सा गण हो जाएगा, जगड़ हो जाएगा। तो एक बार आप इसको दोहरा लीजिए, देख लीजिए इसको, आप एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं हम लोग छंद के प्रकार। देखिए छंद के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद और तीसरा होता है मुक्तक छंद। अब देखिए मात्रिक जो छंद होता है वो उसका भी 3 भाग होता है, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो देखिए मात्रिक छंद क्या होता है, जिस छंद में मात्रा की गणना की जाती है वो मात्रिक छंद हुआ।
ठीक है। वार्णिक छंद जिसमें वर्णों की गणना की जाती है वो वार्णिक छंद हुआ, और मुक्तक छंद जिसमें कोई भी नियम काम ना करे वो मुक्तक छंद हुआ। मुक्त जो फ्री है, इसमें ना वर्णों की गणना की जाती है ना मात्रा की गणना की जाती है। मतलब कि इसमें गणना नाम की जो चीज होती है वो कभी काम करती है, कभी नहीं काम करती है। किसी में मात्रा काम करता है, किसी में वर्ण काम करता है, किसी में नहीं काम करता है। तो इसको भी देखेंगे मुक्तक छंद क्या होता है। अब सममात्रिक छंद देखिए, अब मात्रिक छंद का प्रकार हुआ सममात्रिक छंद। जिस छंद में सभी मात्राएं समान होती हैं उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। विषम मात्रिक छंद जिस छंद में सभी मात्राएं समान नहीं होती हैं, विषम होती हैं, उसे क्या कहते हैं, विषम सममात्रिक छंद कहेंगे। अर्ध सममात्रिक छंद जिस छंद की आधी मात्राएं समान होती हैं, आधी असमान होती हैं। मतलब आधा समान होगा और आधा असमान होगा, 2 चरण में समान होगा, 2 चरण में समान नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, अर्ध सममात्रिक छंद कहेंगे। देखिए सममात्रिक छंद जो है उसमें चौपाई आ जाएगा, रोला आ जाएगा, गीत का आ जाएगा, हरि गीत का आ जाएगा, आला आ जाएगा, सरसी आ जाएगा। 6 ठो ये हो गया सममात्रिक का। चौपाई, रोला, गीत का, हरि गीत का, आला, सरसी। ये देखिए पूछ लेता है कि चौपाई क्या है, सममात्रिक है कि विषम मात्रिक है, ऐसे पूछ लेगा। रोला क्या है, सममात्रिक है, विषम मात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है, ऐसे पूछ लेगा। कुंडलिया और छपय 2 विषम मात्रिक होते हैं, और अर्ध सममात्रिक में दुहा, सोटा, बरवई और अल्लाह, उलाला, उलाला है, उलाला है, उलाला, लाला, उलल्ला है। ठीक है, दोहा, सोटा, उलल्ला ये अर्ध सममात्रिक है। तो इनको अब हम लोग जो इनमें इम्पोर्टेंट है, जैसे चौपाई हो गया, रोला हो गया, कुंडलिया हो गया, छप्पय हो गया, बरवय हो गया, दोहा, सोठा हो गया, ये सब एग्जाम में पूछता है। इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे और उदाहरण देंगे। इसको तब तक आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में जो जो आता है उसको इसमें देख लेते हैं। तो देखिए सममात्रिक छंद में चौपाई आता है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। देखिए जब मात्राएं समान होंगी तो उसमें यति नहीं होगा, तो चौपाई में यति नहीं होता है। देखिए जैसे चौपाई में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जो हनुमान चालीसा है उसमें क्या मैक्सिमम क्या चौपाइयां ही हैं, सब तो चौपाइयां ही है उसमें। तो देखिए इसमें मात्रा लगाने के लिए हम आपको बता दिए थे, फिर भी देख लीजिए। यहाँ लघु 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 लघु, यहाँ आ का मात्रा है तो गुरु हो गया है, फिर लघु, फिर यहाँ अर्ध मात्रा है तो यहाँ कुछ अर्ध वर्ण है तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ बड़ा मात्रा है तो गुरु हो जाएगा। यहाँ लघु, फिर यहाँ लघु लघु, फिर यहाँ देखिए मात्रा है, आ का मात्रा है तो गुरु हो जाएगा, फिर यहाँ कोई मात्रा नहीं है तो लघु, फिर यहाँ कोई मात्रा नहीं है तो लघु। अब इनको हम लोग काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और गुरु मिला के 2 6 7 और 2 9 10 11 12 और 2 14 15 16। इसी तरह इन सब में आप काउंट करेंगे तो 16-16 मात्राएं हैं। जैसे जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, इन सब में आप काउंट करेंगे तो 16-16 मात्राएं हैं। ठीक है, अब देखिए सममात्रिक छंद का एक प्रकार है सरसी। अब सरसी में 27 मात्राएं होती हैं, उसमें से 27 मात्रा होती है और यति जो है 16 और 11 पे लगती है। अब देखिए यति का मतलब है कि जहाँ विश्राम स्थल हो तो
16वें अक्षर पे जाके 16वें मात्रा पे विश्राम स्थल होता है, और फिर 11वें, पहले 16 फिर 11। तो इसका ऐसे होगा कि पहले चरण और तीसरे चरण में 16-16 मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। सरसी में विषम जो चरण होंगे उनमें 16-16 मात्राएं होंगी, और जो सम चरण होंगे उसमें 11-11 मात्राएं होंगी। अगला है रोला। रोला में 24 मात्राएं होती हैं। देखिए, रोला में जो यति होती है 11 और 13 पे लगती है। तो जो 1 और 3 चरण होगा उसमें 11-11 मात्राएं होंगी, 2 और 4 चरण पे 13-13 मात्राएं होंगी। देखिए, इसी तरह आला है। आला में 31 मात्राएं होती हैं, तो इसमें यदि 16 और 15 का होता है, तो इसमें 1 और 3 चरण में, पहला और तीसरे चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, दूसरा और चौथा चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। उसी तरह गीतिका। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, उसमें यति कितना होता है? 14 और 12 पे होता है। तो पहले और तीसरे चरण में 14-14 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 12-12 मात्राएं होती है। उसी तरह हरि गीतिका है। हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, यदि उसमें 16 और 12 पे लगता है। तो पहले और तीसरे चरण में, मतलब विषम चरण पे 16-16 मात्राएं होती हैं, और सम चरण मतलब दूसरे और चौथे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। ये देखिए, एक रोला का उदाहरण लिए हैं हम। बाहर आया माल, सेठ ने जोथा चापा, बंद जेल हुए अज, दवा बिन मिटा मोटापा। तो देखिए, इसमें यदि हम इसको कैसे जानेंगे कि रोला है, इसमें मात्रा का काउंट करेंगे। यदि 24 होगा तो रोला होगा। उसमें 24 में भी ये कंडीशन है कि इसकी जो यति है पहले 11, उसके बाद 13 होगा। तो मतलब प्रथम चरण और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ 2 1 1 2 2 2 1। अब देखिए, 2 1 3 1 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11। मतलब ये कि इसके प्रथम चरण में 11 मात्रा है। अब देखिए, इसके द्वितीय चरण में यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, फिर यहाँ भी 2, यहाँ 2, यहाँ 2। अब इसको गिनेंगे। देखिए, 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 2 13। मतलब कि इसके द्वितीय चरण में कितना है? 13 मात्रा है। 11 मात्रा प्रथम चरण का और द्वितीय चरण का 13 मात्रा मिला कितना हुआ? 24 मात्रा। रोला में हम बताए हैं कि प्रति पंक्ति में 24 मात्राएं होती है। उसी तरह इसमें जो इसका सेकेंड पंक्ति है, इसको भी आप काउंट करके देख सकते हैं। तो रोला में 24 मात्रा होगी। उसमें पहला जो पंक्ति होगा, पहला जो चरण होगा उसमें 11 मात्रा है, दूसरी चरण में 13 मात्रा होती है, और ये सममात्रिक छंद होता है। लेकिन इसका उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। सोरठा में क्या होता है कि प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और सोरठा क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद होता है। तो इसको एक बार आप देख लीजिए, और इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग अर्ध सममात्रिक और विषम सममात्रिक एक ही बार देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको। आइए अब देखते हैं अर्ध सममात्रिक, विषम सममात्रिक। तो देखिए, अर्ध सममात्रिक में दोहा आता है, सोठा आता है, बरवई आता है और लला आता है। देखिए, दोहा में 24 मात्राएं होती है, उसमें यति 13 और 11 पर लगती है। यति मतलब ये कि 13 जो मात्राएं लगेंगी प्रथम और तृतीय चरण पे लगेंगे, और 11 मात्राएं होंगी जो सम चरण मतलब कि 2 और 4 चरण पे लगेंगी। इसका उल्टा होता है सोरठा। ठीक है, सोरठा में भी 24 मात्रा होती है, लेकिन इसमें यति जो होती है प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 होती है, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बरवाई में मात्रा कम हो जाती है,
इसको अवधी भाषा से लिया गया है। तो इसमें क्या होती है, 19 मात्रा होती है। बोरवाई का मतलब जल जाना होता है, तो जल के खत्म हो गया है मात्रा इसमें से। यति यति इसमें कितना होता है, 12 और 7, मतलब कि प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं 7-7 मात्राएं होती हैं। उलाला में 28 मात्राएं होती हैं। यति जो इसका होता है 15 और 13 का होता है। प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब देखिए एक दोहा का उदाहरण लिए हैं, मेरी भौ बाधा हरो राधा नागर सोई। अब देखिए मेरी भौ बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होई। देखिए इसमें मेरी पे 2, र पे 2, भौ पे 1, व पे 1, बाधा पे 2, धा पे 2, ह पे 1 और रो पे 2। अब इनको काउंट कीजिए, 2 2 4 5 6 6 2 8 2 10 11 2 13। तो इसके प्रथम चरण में 13 मात्रा। अब देखिए दूसरे चरण में 2 2 4 2 6 7 8 9 नहीं ये 10 11। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। अब इसके तृतीय चरण में कितनी मात्राएं हैं, 11। इसी तरह सोलठा इसका उल्टा होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है, कुंद इंदु समदेन उमा रमन करुणा अयन, जा दिन पर ने करहूं कृपा मर्दन मयन। अब इसको देखिए, इसका जब हम लोग देखेंगे तो इस पे 2, इस पे 1, इस पे 2, इस पे 1, इस पे 1 1 2 1। अब इसको देखिए 2 1 3 3 2 5 6 7 8 8 1 9 9 2 11। तो प्रथम चरण में कितना मात्राएं हो गई, 11। जब प्रथम चरण में अर्थ मात्रिक छंद में 11 मात्रा होगा तो वो क्या होगा, सोलठा होगा। यही तो हम लोग चेक करते हैं। अब विषम मात्रिक छंद पे हम लोग आएंगे। विषम मात्रिक छंद में 6 चरण होता है और इसमें क्या होता है, संयुक्त छंद होता है। ये जैसे प्रथम और अंतिम शब्द कुंडलिया, देखिए कुंडलिया में क्या होता है, प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है और ये रोला और दोहा से मिलकर कुंडलिया बना होता है। ठीक है। अब आप जानते हैं कि रोला है सममात्रिक, इसमें यदि 11-13 पे होती है। और कुंडलिया है अर्धसममात्रिक, क्या कहते हैं, दोहा है अर्धसममात्रिक, इसमें यति जो है 11-13 पे लगी होती है। तो कुंडलिया जो है संयुक्त शब्द होता है, किसका किसका, रोला का और दोहा का। उसी तरह छपाई जो होता है संयुक्त छंद होता है रोला और उलाला का। तो रोला सममात्रिक हो जाएगा, इसमें यति 11-13 होता है और उलाला जो है और सममात्रिक है, इसमें यति 15-13 होता है। अभी हम आपको बताए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको कुंडलिया का उदाहरण बता देंगे और उसको उसमें बता देंगे कि कहाँ प्रथम शब्द समान है और अंतिम शब्द समान है। फिर उसके बाद से ये छंद जो है हम लोग का समाप्त हो जाएगा। वर्णिक छंद बता देंगे, फिर छंद समाप्त हो जाएगा। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आप देखते हैं कुंडलिया का उदाहरण। देखिए कुंडलिया हुआ, छपाई हुआ, इसमें 6 चरण होता है। हम आपसे बताए थे, कह रहा है रत्नाकर सबके लिए होता एक समान। तो देखिए रत्नाकर से शुरू हुआ है और अंतिम में क्या है, रत्नाकर। तो कुंडलिया ऐसे ही आप देखते ही पहचान जाएंगे कि पहला शब्द जो रहेगा वही अंतिम शब्द रहेगा। पहली इसकी विशेषता है। दूसरी ये है कि कह रहा है रत्नाकर सबके लिए होता है एक समान, बुद्धिमान मोती चुने सीप चुने नादान। कह रहा है बुद्धिमान मोती चुने सीप चुने नादान। सीप चुने नादान, देखिए अब इस पंक्ति का आखिरी इसका पहला हो जा रहा है। सीप चुने नादान आज मूंगे पर माता, जिसकी जैसे चांद इकट्ठा करता ठकुरेला कबीरा, सभी खुश इच्छित पाकर है मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर।
तो देखिए कुंडलिया जो है इसमें 2-3 तरीके हैं पहचानने के, और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो शब्द पहला जिससे शुरुआत होगा उसी से उस कुंडलिया का अर्थ होगा, अंत होगा। पहली, दूसरी ये कि 6 चरण में होगा, और तीसरी ये कि इसकी जो दूसरी पंक्ति होती है उसकी अंतिम जो चरण होते हैं तीसरी पंक्ति के पहले चरण के रूप में हूबहू उतर जाते हैं। जैसे सीप चुने नादान, तो यहाँ हो गया है सीप चुने नादान। चलिए अब देखते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में एक ही आता है घनाक्षरी, यही मैक्सिमम आता है, इसके बाद नहीं आता है। पूछ लेगा घराक्षरी किस छंद का है, वार्णिक है, सम्मात्रिक है, मात्रिक है, इस तरह। फिर या बहुत पूछेगा तो उसका रूप पूछ सकता है। उसके 2 भाग हैं, पहला है रूप घनाक्षरी, दूसरा है देव घनाक्षरी। अब रूप घनाक्षरी में 32 मात्राएं होती हैं और देव घनाक्षरी में 33 मात्राएं होती हैं। देखिए रूप घनाक्षरी में 4 चरण होते हैं, घनाक्षरी में 4 चरण ही होते हैं, तो इसकी जो यति है ये 8-8 पे लगती हैं, तो 8-8-8 ऐसे करके होती हैं। जबकि देव घनाक्षरी में 33 होती हैं, तो प्रथम 3 में 8-8 और अंतिम में 9 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह हम लोग ने छंद को पूरा विधिवत तरीके से एकदम फुल डिटेल में समाप्त कर दिया है। आप लोग एक बार इसको दोहरा लीजिएगा, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।